परिस्थिति आदमी की इच्छा को नहीं रोक सकती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है ओम प्रकाश जी ने। ओम प्रकाश जी 33 साल जॉब करने के बाद वापस हिमाचल अपने पैतृक गांव में आए। वहां पे वो कर रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्म। उसके अंदर सेब, संतरा, आम, अमरूद और ढेरों सारी चीजें कर रहे हैं, साथ में पोल्ट्री फार्म भी कर रहे हैं, जिससे वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं। उसी सभी जानकारी के लिए चलिए बात करते हैं शर्मा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं उन्हें एक छोटा सा परिचय दे दीजिए अपना। हाँ जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। और मैं पहले सर्विस में था हरियाणा बिजली बोर्ड में, वहाँ से रिटायर हो गया 2015 में। उससे पहले ही दरअसल मैंने 3-4 साल पहले ही ये पेड़ लगाने का, फलदार पेड़ जो हैं जैसे आम है, अमरूद है, लीची है, किन्नू है, संतरा है, ये सारी चीज़ें मैंने तैयार करी अपने हाथ से। 7 साल हो गए मेरे को इस काम को करते हुए। अब सर, जैसे खेती में आना, मान लीजिए रिटायरमेंट हुआ, कोई आदमी ये सोचता है कि और कुछ कर लें, और फिर हरियाणा से वापस अपने क्षेत्र में आना, कहीं इतने साल की नौकरी के बाद एक आइडिया कैसे आया? क्या दिल में कसक थी कभी, या मन था कि खेती में आना है? हाँ, मेरा शुरू से ही था। शुरू से मेरे मन में था कि मैं कुछ पेड़ लगाऊं, और पोल्ट्री का बहुत शौक़ था मेरे को, क्योंकि पोल्ट्री से यहाँ पर बहुत लोग घबरा जाया करते थे कि पोल्ट्री कामयाब नहीं है। अच्छा। वो इसलिए घबराते थे क्योंकि कोई भी काम है वो बेसिकली स्लो, थोड़ा धीरे ढंग से अगर उसको चलाया जाए तो वो काम वो हमेशा कामयाब होता है और ठीक रहता है। अच्छा, अब सर, जैसे इतनी सारी आपने वैरायटीज़ बनाई, वैरायटीज़ भी इतनी सारी है, फिर आपके पोल्ट्री भी आप कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जैसे आप बता रहे थे कि नई भी कर रहे हैं, साग सब्जी सारा अपना है। एक खेती का असल में ये जो आइडिया है कि सारी चीज़ें करते हैं एक साथ, छोटा छोटा, वो आइडिया या वो एक सोच कैसे आई? मेरी सोच ये है कि मैं जब घर आया तो थोड़ा तंदुरुस्ती भी रहे। थोड़े से मैंने शुरू किया, अपने घर की सब्जी उगाता हूँ, अपने घर की ताज़ा, ना इसमें हम कोई केमिकल देते हैं ना कोई ऐसी चीज़ देते हैं, तो इसके लिए हमारे खाने के लिए भी अच्छा रहता है। बाकी जो मेरे बच्चे हैं, परिवार है, जैसे मैंने लहसुन लगा रखा है, ये मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूँ, क्योंकि हमारे हिमाचल का जो है वो देसी लहसुन है और ये बहुत अच्छी चीज़ है सेहत के लिए। बाकी साग सब्जी जो है वो बिना केमिकल से या बिना खाद से है, देसी खाद से तैयार करते हैं, ये भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। सर, आप जैसे इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जो आप सेल कर रहे हैं उनके बारे में बताइए, और क्या रेट पे सेल कर रहे हैं? हाँ, पहले तो मैंने आम सेल किया, कोई 5 क्विंटल आम था इस बारी मेरे पास, तो मैंने 50 रुपये लेके 70 रुपये तक पर केजी के हिसाब से सेल किया। अच्छा। और उसके बाद मेरे पास लेमन था, नींबू 70 किलो नींबू के आसपास निकला, वो 60 रुपये मैंने सेल किया। और सर, जैसे और कुछ चीज़ें हैं क्या आप? और जैसे अब देखो हमारे पीछे माल्टा है, ये भी तैयार हो रहा है। इस बारी माल्टे की फसल कम है, नहीं ये भी हमारा 50-60 रुपये किलो के हिसाब से निकलता है। मतलब कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो कोई कम होती है, कोई ज़्यादा होती है, एक बैलेंस बना देता है अपने। हाँ, बैलेंस बन जाता है। बैलेंस इसीलिए बनाना पड़ता है क्योंकि हमने हर किस्म का पेड़ लगा रखा है। अच्छा। हाँ, तो कभी आम का फल कम आएगा तो नींबू अच्छा आ जाएगा, नींबू कम होगा तो माल्टा आ जाएगा, हिसाब से चेन हमारी चली रहती है। सर, यहाँ पे अभी जो पोल्ट्री के अंदर देसी कितनी बर्ड्स आपके पास? हमारे पास इस टाइम 150 के आसपास है, क्योंकि लॉकडाउन में मेरे पास जो था वो 300-350 बर्ड था। थोड़ा लॉकडाउन की वजह से हमें उसको निकालना पड़ गया। वैसे निकालना इसलिए पड़ गया कि डिमांड बहुत ज़्यादा आई मार्केट से, कर्फ्यू लग गया, जो मटन चिकन खाने वाले हैं मार्केटें बंद हो गई, तो यहाँ हमारे पास अवेलेबल होता रहा और हम उनका देते रहे और वो अपना यूज करते रहे। अब सर, इसमें जैसे अगर पोल्ट्री की बात की जाए, अभी तो 150 है, आपने कहा कि उससे ज़्यादा भी रहते हैं, इसका सिस्टम या एक तरीके से रेवेन्यू मॉडल या कमाई का साधन किस तरीके से चलता है, वो मुझे बताइए। इसमें जितने इसमें कमाई कैसे चलता है, एक तो हम अपनी मुर्गी से चूजा खिलवाते हैं, तो हम देखते हैं इसमें नर कितना निकला, मादा कितना निकला, क्योंकि हमारा मैक्सिमम काम एग का है। जैसे हमने 100 चूजा निकलवाया और उसमें 50-50 हो, वैसे होता नहीं, 60-40 होता है, 60 मादा होगा, 40 नर होगा। तो नर जो हम वो मुर्गियों के लिए, क्रॉस के लिए थोड़ा कम रखते हैं, और बाकी जो मुर्गा होता है उसको हम मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। अच्छा। तो जैसे आपने बताया कि अंडे का भी मेन काम है, अगर बात की जाए
अभी फिलहाल में इस समय से कितने अंडे मार्केट में जा रहे हैं आपके और क्या रेट में जा रहे हैं? हाँ, हमारा इस टाइम जो अंडा 15 रुपये जा रहा, इस टाइम हमारा अंडा जो 40-50 अंडा हो रहा है, मिनिमम हो रहा है इस टाइम, क्योंकि मुर्गियाँ मेरे पास कम हो गई है। जी। मैंने चूजा निकलवा रखा है, 3 महीने बाद वो तैयार हो जाएगा, फिर मेरी मार्केट जो 100 एग तक पहुंच जाएगी। और अगर 100 एग हमारा मार्केट में जाता है तो जो यहाँ काम करने वाला हमने रखा हुआ है तो उसमें अच्छा प्रॉफिट हमें हो जाता है। अब सर जैसे अंडे की बात आपने करी कि इतने अंडे चले जाते हैं, फिलहाल के अगर देखें तो 40 अंडे मतलब कि 15 के रेट में 600 रुपये के। हाँ, 600 रुपये के और जाते हैं। अगर फार्म पे बात करें, मेन खर्चा आता है पोल्ट्री को रखने का सर फीड में। फीड का एक दिन का जितनी भी बर्ड्स हैं उन पे कितना खर्चा आ रहा है? हाँ, इनका खर्चा जी हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, एक बर्ड हमारा 1 महीने का है, एक हमारा साल का है। जैसे बर्ड एक जो 40 ग्राम पर डे लेगा और एग वाली मुर्गी जो 150 ग्राम लेगी, तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, वैसे अंदाजन कितना खा रही होगी एक दिन में, कितना आपको जैसे पता अगर हमें 600 रुपया, जैसे हमने मतलब 40 अंडे आए हैं तो ये 300-350 रुपया खा जाती है। अच्छा, मतलब कि एक तरीके से और दूसरा मेंटेनेंस भी डाल के सारी चीज़ें मिला के जो अंडे का कमाई हो रही है वो तो इनके खाने, मेंटेनेंस, बिजली, पानी, सारी चीज़ों में चली गई। हाँ, उसमें हमें मिनिमम बचता है, जी, पर जी। जो इसका नर है, जी। जो मुर्गा है, वो ठीक कॉस्ट पर जाता है। मतलब कि मेन जो बचत है वो अंडों से ना हो गया, अगर असल प्रॉफिट है वो मुर्गा है जो बन के जाता है। हाँ, मुर्गे में ज़्यादा प्रॉफिट होता है जी। और अंडे में थोड़ा कम रहता है। होता है अंडे में भी, जी, पर कम रहता है, पर मुर्गे में हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि देसी मुर्गे की अच्छी डिमांड है और काफ़ी दूर दूर तक जाता है। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन पोल्ट्री पे, कितने दिन में मुर्गा कितना तैयार हो जाता है और कितने रुपए में बेच रहे हैं? हाँ, हमारा जो है, अगर हमारे पास सही देसी ब्रीड है और उसका सही जो हमने फीड दी है, तो 10 महीने से लेके 12 महीने तक वो 2-2.5 केजी का हो जाता है। अगर हमारा 2.5 केजी का मुर्गा तो 1200 रुपये से लेके 1400 रुपये तक पर पीस निकलता है। सर यहाँ पे जो है आपने कुछ नया भी प्लांटेशन किया हुआ, वो क्या क्या चीज़ें वो ये बताइए। हमारे पास यहाँ नींबू है, माल्टा है, संतरा है, किन्नू है, गलगल है, अमरूद है, करौंदा है। जी। ये अभी तक मेरा 2 महीने का प्लांट है। अच्छा। हाँ, ये 2 महीने का है। तो सर इसमें एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे जो आपने ये प्लांटेशन किया हुआ, असल में इतनी सारी वैरायटी लगाने का क्या एक थॉट है आपके दिमाग में, वो बताइए। हमारे पास ये है जी, किसी सीजन में कोई फल अच्छा आता है, कोई पेड़ अच्छा फल देता है, कोई कम देता है। तो हम अपना जो बिजनेस है, अपना जो लोग रखे हुए हैं काम के लिए, लेबर रखी हुई है कि कहीं ब्रेक ना हो जाए काम। अच्छा। तो कोई सीजन पर अच्छा फल दे देता है, कोई नहीं दे पाता है। किसी बार किसी फल की अच्छी मार्केटिंग होती है, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि सारी वैरायटी लगाएं और हर साल हम थोड़ी थोड़ी प्लांटेशन करते रहें, क्योंकि जो बड़ा पेड़ होगा वो किसी टाइम बड़ा हो जाएगा, फल देना बंद कर देगा, तो उसको चेन चलाने के लिए हम साथ साथ प्लांटेशन करते रहते हैं। अब सर जैसे ये जो एरिया है यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में पानी की समस्या, दूसरा ज़मीन को समतल करने का वो बड़ी समस्या होती है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, समस्या तो यहाँ बहुत है, पर हम कोशिश ये करते हैं, हम वो पेड़ लगाते हैं जिसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। थोड़ा टाइम पर बरसात होती है, थोड़ा हमने जो ग्राउंड वाटर का भी कर रखा है, रेन वाटर स्टोर भी कर रखा है, उसी से हम थोड़ा थोड़ा मेंटेन करते हैं। जब पेड़ हमारा 2 साल का हो जाता है, उसके बाद पानी थोड़ा मिले कम मिले, वो पेड़ सूखता नहीं है और फल लायक तैयार हो जाता है। सर आपने जिस तरीके से खेती हो रही है सारी चीज़ें बताई कैसे कोई करे, लेकिन अगर कोई यूथ खेती के अंदर आना चाहता है, एक रोजगार का अवसर देखना चाहता है, तो क्या इसके अंदर वो एक अपना रोजगार का अवसर देख सकता है? हाँ, बिल्कुल। अगर वो दिल से, मन के लगाव से काम करे तो अपनी रोजी रोटी, अपने परिवार को पाल सकता है। पर उसको ये ज़रूरी है कि मेहनत करना पड़ेगी, अपनी लैंड चाहिए और छोटा छोटा एग्रीकल्चर करके, जैसे बेकार की लैंड है जिसमें कुछ नहीं होता, उसमें पेड़ लगा सकता है वो, और जो अच्छी लैंड है उसमें अपना सब्जी भाजी उगा के रोजी रोटी कमा सकता है। और सुबह शाम अपना गाय रख ले, भैंस रख ले, दूध का भी अच्छी डिमांड है इस एरिए में, तो लोग ऐसा कर रहे हैं। और अगर सर जैसे खेती के अंदर कोई भी आ रहा है, युवा आ रहा है, हम किसी का भी लेते हैं,
तो क्या चीज़ मेन ध्यान रखने की होती है, क्योंकि बहुत से लोग आ तो जाते हैं लेकिन फेल ज़्यादा होते हैं? वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि आजकल हमारी सरकार ने अलग अलग जगह हॉस्पिटल खोले हुए हैं, जैसे वेटनरी वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, उनके साथ हमें लिंक रखना पड़ता है, टाइम पर बीज लेना पड़ता है, कोई बीमारी लग जाए उसके लिए दवाई लेना पड़ती है, सलाह लेना पड़ती है कि कौन सी चीज़ हमें अच्छी उपज होगी, इस एरिया में कौन सी होगी। तो सारी चीज़ों से अटैच होना पड़ता है एक दूसरे से। अच्छा। इससे जो है खेती बाड़ी आजकल की नए युग की खेती बाड़ी जो है वो अपनी हेल्प से ही, जैसे डॉक्टर हुआ, एग्रीकल्चर वाला हुआ, हॉर्टिकल्चर वाला हुआ, जैसे हमने गाय भैंस ही रखनी है तो भी हॉर्टिकल्चर वालों से, वेटनरी वालों से हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कौन सी नस्ल की अच्छी गाय है, अच्छी भैंस है, जिसको बीमारी कम आए, दूध ज़्यादा दे। तो ये आजकल सारा चल रहा, जो करने वाला वो कर रहा है और रोजी रोटी कमा रहा है। शर्मा जी से बात कर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत डिटेल में बताया सारी चीज़ें। अगर कोई यूथ खेती के अंदर आना चाहता है, कहने का मतलब कि आपको एक चीज़ पर फोकस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग अलग चीज़ें कर आप खेती के अंदर अपने व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, रोजगार उत्पन्न उससे कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इम्प्रूवमेंट का इस वीडियो के अंदर कहाँ पे चांस हो सकता था वो भी आप हमें बता सकते हैं। यहाँ पे ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय किसान।